मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल रवि मिश्रा कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री क्लासेस पर। आप लोगों के सामने आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे बड़े अच्छे क्वेश्चन सारे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वह टॉपिक है मौर्य वंश के एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक रहा है जो पहली बार लगभग भारत पर कब्जा करके रखा था, यानी फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने किसी विदेशी महिला से शादी की थी, इसलिए यह कह सकते हैं कि यह फर्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित करने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन बड़ा ही रोमांचकारी रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा शासक है जिसके बारे में जानना वैसे भी भारतीयों के लिए आवश्यक है। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो जानना और भी जरूरी है, और इसीलिए मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को भारत के महान व्यक्तित्व और इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे महान व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए एग्जाम्स के हिसाब से बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। अभी मैं ये पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए फ्री है ये। बस आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे भारत के बच्चे बच्चे तक भारत के महान व्यक्तित्व की ये जो कहानियां हैं, ये जानकारियां हैं, वो पहुंचे। मैं आज ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जंगल से उठाकर कुछ पैसे में खरीद करके एक भारत के महान व्यक्ति ने उस छोटे से लड़के को जिसको कुछ पैसे में खरीदा था इतना महान बना दिया कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और वैसे भी यदि एक महान यानी कि विद्वान, अगर मैं कहूं एक विद्वान व्यक्ति और एक शक्तिशाली व्यक्ति की जोड़ी मिल जाए तो चमत्कार हो जाता है, रिकॉर्ड कायम होने लगते हैं। बहुत पहले एक जोड़ी ने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए थे, और वह जोड़ी थी श्री कृष्ण और अर्जुन की। एक विद्वान सिर्फ दिमाग चलाते थे, उन्होंने कहा था हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत की लड़ाई में। दूसरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। दूसरी जोड़ी में जो अभी पढ़ाने आपको चल रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। एक विद्वान मैदानी जंग में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे बहुत ही शक्तिशाली। और वैसे भी याद रखना, हिंदुस्तान के लोग इतने प्रतिभाशाली थे कि दुनिया के लोग जो बड़े बड़े हथियारों से नहीं कर पाते थे, भारत के लोग दिमाग लगाकर वो काम कर जाते थे। आपको आश्चर्य होगा कि बिना हथियार उठाए दिमाग के बल पर पहली बार किसी व्यक्ति को नेशनल लेवल का किंग बनाने वाले हैं चाणक्य। ऐसा ही कभी भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता था कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। काम ना बनता था जहां तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। कहने का आशय यह है कि जो काम बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा बड़े बड़े खतरनाक हथियारों से नहीं कर पाते थे, भारतीय सिर्फ दिमाग लगाकर मुस्कुरा के वो काम कर दिया करते थे। और आज की डेट में भी एक ऐसे ही विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति की जोड़ी नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है भारत से लेकर के दुनिया में, और वह जोड़ी है इस समय पर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, और मोदी जी के बारे में तो कहना ही क्या। एक विद्वान और एक ताकतवर व्यक्ति की जोड़ी मिल जाए तो चमत्कार से कम नहीं होता। तो ऐसी ही एक जोड़ी इतिहास की अभी मैं बताने चल रहा हूं, और मैं एक शासक के बारे में बात करने चल रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो 323 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी ईसा मसीह के जन्म के 323 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 298 वर्ष पहले तक था। 323 ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट से 298 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट बीसी तक था। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य का सामान्य परिचय, इनके बारे में जान जाइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सामान्य परिचय यह है कि इनके जो फादर थे, पिता, उनका नाम है चंद्रवर्धन। इनकी माता का नाम हुआ करता था मुरा। इनकी पत्नी थी दुर्धरा, और एक और पत्नी थी इनकी जो विदेशी महिला थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विदेशी शासक को हराया था, सेल्यूकस नाम था, और सेल्यूकस किसी जमाने में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। उसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी बेटी हेलेना से शादी की। हेलेना का एक और नाम कार्नेलिया मिलता है, तो कार्नेलिया या हेलेना से शादी की। ये चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। ये दुर्धरा से पैदा हुआ था, और कहते हैं कि जब दुर्धरा जन्म दे रही थी बिंदुसार को, तो दुर्धरा की मृत्यु हो गई इस बच्चे को जन्म देते हुए, लेकिन जन्म दे नहीं पाई थी।
ये तो कहिए कि भारत के विद्वान पुरुष चाणक्य ने शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन करके दुर्धरा के पेट से बिंदुसार को निकाला और बिंदुसार के सर पर यानी उस बच्चे के माथे पर एक रक्त की बूंद थी, इसीलिए उस बच्चे का नाम ही पड़ गया बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य की विदेशी पत्नी कौन हुआ करती थी? तो हेलेना। खैर विदेशी शादी से पहले थी, शादी के बाद तो भारतीय हैं, जैसे सोनिया गांधी जी जब विदेशी थी तब थी, अब शादी हो गई राजीव गांधी जी से तो अब भारतीय हैं। तो हेलेना अब भारतीय हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा नाम था चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, इन्होंने एक विदेशी महिला से शादी की। तो आप सोच करके देखो, विदेशी महिला है तो उनके मायके से यानी विदेश से तो भारत आते रहे होंगे लोग, और जो विदेशी भारत में आएगा वो भारतीय लैंग्वेज तो बोलने नहीं लग जाएगा। और यही वजह है कि यूरोपियंस जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आते थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम हैं एंड्रोकोटस या एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोप्टस, ये सारे नाम हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। और बहुत बाद में जब भारत में अंग्रेज शासन करते थे तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना करने वाला विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति ये सारे नामों का समीकरण मिलाकर बताता है कि यूरोप में एंड्रोकोट, सैंड्रोकोट, सैंड्रोकोप्टस नाम का यह जो व्यक्ति जाना जाता है भारत का, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। आपसे पूछा जाए कि सैंड्रोकोप्टस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किस विद्वान ने बैठाया, कि जो व्यक्ति यूरोप में सैंड्रोकोप्टस नाम से जाना जाता है वो भारत का कौन सा राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किसने ऐसा बताया था? तो विलियम जोन्स ने। दरअसल जो यूरोपियंस भारत आते थे वो अपनी लैंग्वेज में भारत के शासकों के बारे में अलग अलग बातें करते थे, वो अपनी लैंग्वेज में। भारत के देवता हैं तो यूरोपियंस जब अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो उनके अलग नाम बोल देंगे। जैसे मैं कहूं कि भगवान शिव, तो ऐसा हम भारतीय कहते हैं, पर भगवान शिव को यूरोपियंस जो है वो डायोनोसस कहते थे, डायोनोसस। हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण, तो यूरोपियन अपनी भाषा में भगवान कृष्ण को कहते थे हेराक्लीज, वो हेराक्लीज कहते थे। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था और उसकी लड़ाई हो रही थी एक राजा पोरस से, तो राजा पोरस के सैनिकों के बारे में लिखा हुआ है कि राजा पोरस के सैनिक एक हाथ में हेराक्लीज की मूर्ति लेकर दूसरे हाथ में तलवार लेकर लड़ रहे थे। तो हेराक्लीज मतलब किसकी मूर्ति? भगवान कृष्ण की। तो इस तरीके से ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ और नाम मिलते हैं। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम कई सारे हैं, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की जाति पर बड़ा मतभेद है। कई विद्वान कई जातियां बताते हैं या अलग अलग विद्वान अलग अलग जाति बताते हैं। जैसे ये मोरी छत्री कहते हैं, सिंघल साहित्य है, श्रीलंका की जो बुक्स हैं वो कहती हैं ये मोरी छत्री था। सिर्फ छत्री जो है जैन और बौद्ध साहित्य कहते हैं, जैन और बौद्ध साहित्य कहते हैं ये छत्री था। ये ब्राह्मण साहित्य कहते हैं कि ये शूद्र राजा था। दरअसल देखो समस्या ये है कि जिस धर्म को मानेगा ये चंद्रगुप्त मौर्य, उस धर्म की किताबों में इसकी प्रशंसा होगी, दूसरे धर्म की किताबें इसकी बुराई करेंगी। ऐसा समझो जैसे कांग्रेस पार्टी का एक विद्वान व्यक्ति है और भाजपा पार्टी का एक विद्वान व्यक्ति है, तो आप ये तो कल्पना नहीं कर सकते ना कि भाजपा पार्टी का विद्वान व्यक्ति राहुल गांधी जी की प्रशंसा करेगा। अब संबित पात्रा से आप ये अपेक्षा मत करिए कि राहुल गांधी जी की प्रशंसा करेंगे। उनका बस चलेगा तो डिबेट में 1 घंटे में 2-3 बार पप्पू पप्पू करके बोलेंगे। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म मानता था। तो जैन और बौद्ध साहित्य तो इसको क्षत्रिय कहते हैं, पर ब्राह्मण साहित्य इसको शूद्र कह रहे हैं, ये शूद्र है। श्रीलंका के साहित्य इसको मोरी छत्री कहते हैं कि ये मोरी छत्री है। चंद्रगुप्त मौर्य का यदि मैं प्रारंभिक जीवन बताऊं आपसे, तो शुरुआत में इसके माता पिता के बारे में तो जानकारी है, पर कब यह लड़का अपने परिवार से बिछड़कर एक शिकारी के हाथ में लग गया पता नहीं चल पाता। एक शिकारी के साथ ये रहते थे, गोपालक नाम का शिकारी था। और एक दिन जंगल में ये चंद्रगुप्त मौर्य नाम का ये जो बच्चा था, उसने क्या हुआ कि एक राजकीलम नाम का खेल खेल रहा था ये, और उसी समय जंगल से एक व्यक्ति गुजरे जिनका नाम था चाणक्य। बहुत गुस्से में थे, एक बड़े शक्तिशाली राजा ने इनका अपमान कर दिया था। और याद रखना, यदि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति कभी किसी दुबले पतले व्यक्ति को देखकर ये सोचे कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और उसका अपमान कर दे, तो समझिए उसने अपने दुर्भाग्य को बुलावा दे दिया।
दुबले पतले व्यक्ति को देख करके कांग्रेस पार्टी ने कई बार इंसल्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को, और आज अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस सहित भारत की बड़ी बड़ी पार्टियों की गले की हड्डी बनकर बैठे हैं। घनानंद नाम के एक मगध के राजा ने भरे दरबार में चाणक्य का इंसल्ट कर दिया और चाणक्य गुस्सा हो गए कि मैं इस वंश को ही नष्ट कर दूंगा। गुस्से से निकले थे चाणक्य, जंगल से जा रहे थे, रास्ते में वो बच्चा दिख गया इनको। चाणक्य ने उस बच्चे को देख करके उसका भविष्य पहचान लिया। कई बार बुजुर्ग बच्चे को देख करके उसका भविष्य समझ जाते थे। वैसे आजकल तो कई ऐसे बुजुर्ग हैं कि बच्चे का भविष्य अगर देख कर बताने लग जाए तो समझो भविष्य खराब कर देंगे। एक बार आप किसी भारतीय बुजुर्ग से बोलो गांव में कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूं, तो कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहेंगे बेटा बहुत गहरी सांस लेकर कि बेटा ठीक है पढ़ रहे हो, पर बहुत कठिन परीक्षा होती है, बहुत कठिन होता है सिलेक्शन। मतलब इतनी गंभीरता से बताएंगे जैसे यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन यही थे जिनको सिलेबस तक नहीं पता होता, वो भी अपना अनुभव बताते फिरेंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। पर चाणक्य नाम के यह व्यक्ति जो है उनको वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य का भविष्य दिख गया। और 1000 कारसापड़, उस समय ये सिक्का हुआ करता था जैसे आज रुपया होता है, कारसापड़ 1000 दे करके चाणक्य ने उस शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। और आज के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग, चंद्रगुप्त मौर्य को जो कुछ सिखाएंगे वो सारा का सारा चाणक्य देंगे। चाणक्य के 9 नाम मिलते हैं। इनके 9 नाम हैं पच्छिल स्वामी, द्रम्यनाथ, ये पच्छिल स्वामी, द्रम्यनाथ, मल्ल, अजय, वात्स्यायन, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ज्यादा विष्णुगुप्त और कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाने जाते थे ये। इस तरीके से चाणक्य आज के बाद इनके गुरु हैं। और चाणक्य इनको, जैसा कि मैंने कहा, जंगल में निकालकर, जंगल से निकालकर उस शिकारी के हाथ से वो इतना शक्तिशाली बनवा देंगे कि आज के बाद चंद्रगुप्त मौर्य कुछ ही दिन बाद भारत का पहला नेशनल किंग कहा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यदि मैं कहूं साहित्यिक स्रोत क्या हैं इनके बारे में जानकारी के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो साहित्यिक स्रोत हैं उस समय पर श्रीलंका की 2 किताबें हैं जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ये है दीपवंश और महावंश। एक और किताब है जो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करती है, मुद्रा राक्षस। अब जैसे देखो महावंश है, इसी महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को मोरी छत्री कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि किस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को मोरी छत्री कहा गया है, तो महावंश में। मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त ने लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा है। परशिष्ट पर्वन है, हेमचंद्र ने लिखा। इसमें कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य मोर पोषकों के मुखिया की पुत्री का पुत्र था, मतलब कि मयूर पालते थे, तो वहां जन्म हुआ था इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। इसीलिए मौर्य कहा जाता है, मौरी कहा जाता है। यहां तक कि मौर्यों का राज की चिन्ह ही मोर था। आपसे पूछा जाए बताइए मौर्यों का राज चिन्ह क्या था, तो मोर था। और इसी समय की बात है, ये अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने, नाम पे मत जाइएगा। जैसे घनानंद चाणक्य को देखकर कंफ्यूज हो गया था कि यह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली हैं दिमाग के मामले में, वो समझ नहीं पाया था, कंफ्यूज हो गया कि हैं भी कि नहीं है। ऐसा ही चाणक्य की किताब के साथ भी है। किताब का नाम है अर्थशास्त्र, पर बुक पॉलिटी पर है। आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है, राजनीति पर। और इसी समय पर इंडिका नाम की एक पुस्तक है, मेगस्थनीज ने लिखा था, यह विदेश से आया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राजा को हराया था, सेल्यूकस को, उसी का राजदूत है ये, एम्बेसडर, भारत आया था, मैं चर्चा करूंगा भी। और इंडिका नाम की पुस्तक लिखी मेगस्थनीज ने। भारत में मेगस्थनीज ईसा मसीह के जन्म के 305 वर्ष पहले आया था, 305 बीसी। और ये चंद्रगुप्त मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 14 साल तक रहा भारत, और एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। ये अलग बात है कि मेगस्थनीज भारत में बहुत कुछ समझ नहीं पाया। भारत इतना विद्वानों का देश था कि ऐसा वैसा कोई व्यक्ति भारत को समझ ही नहीं सकता था। अब आप ही समझो मेगस्थनीज क्या समझा भारत में। इसने भारत में कहा कि भारत में बिना मधुमक्खी के शहद बनता है। आप भी बताइए कहीं बनता है क्या, कभी देखा है बिना मधुमक्खी के शहद? दरअसल मेगस्थनीज ने गन्ने से गुड़ बनाता हुआ देख लिया, भारतीयों को कंफ्यूज हो गया। मेगस्थनीज ने कहा भारत में चींटियां स्वर्ण खदान को जन्म देती हैं, धरती में नीचे से चींटियां कुछ पीले टाइप के ऐसे कण लेकर निकल रही थी, तो इसने कहा भारत में चींटियां स्वर्ण खदान निकालती हैं। दरअसल भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ये कंफ्यूज रहा होगा कि सोने की चिड़िया मतलब धरती के नीचे सोना ही सोना है।
भारत में तो कई गाने भी बने हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो इसको लगा धरती के नीचे से चींटियां सोना निकाल रही हैं, तो बेवकूफ़ था ये। अब इसकी बातों पर क्या बहुत अधिक भरोसा किया जाए। बस इतना समझो कि इंडिका बड़ी पुरानी पुस्तक है, बाद में ये इंडिका मिली नहीं। हाँ, इंडिका को पढ़कर कई विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, और इन्हीं लोगों की किताबों से निकाल करके इंडिका वाला मैटर स्वानबेक नाम के एक व्यक्ति ने इंडिका का फिर से संकलन किया, पर यूरोपियन लैंग्वेज में। थोड़े समय बाद मैक्रिंडल नाम का एक व्यक्ति इस किताब को अंग्रेजी में लिखा। इंडिका किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने। इंडिका का संकलन किसने किया? तो स्वानबेक ने। और इंडिका को अंग्रेजी में किसने लिखा? मैक्रिंडल ने। बात याद रखना। इंडिका का राइटर कौन था वास्तव में? तो मेगस्थनीज। किस भारत के शासक के समय में आया था भारत? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। किसका राजदूत बनकर आया? तो सेल्यूकस का। भारत आने से पहले कहाँ का राजदूत था ये? तो कंधार का था। ये कंधार का राजदूत था, उसके बाद भारत में आया था। तो कहने का आशय यह है कि ये तो रहे साहित्यिक स्रोत, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय के कुछ पुरातात्विक स्रोत है, पत्थर पर लिखे गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसे आज कोई सांसद कहीं पर जाता है, किसी का जैसे रोड वगैरह बनी या कुछ भी तो उद्घाटन करने, तो वहाँ लिखा जाता है सांसद महोदय के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ या शुभारंभ हुआ, लोकार्पण हुआ। तो बात तक लोग जानते हैं, वहाँ लिखा होता है सांसद का नाम। लिखा तो ऐसे होता है कि कर कमलों द्वारा मंत्री महोदय के उद्घाटन हुआ, सांसद जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ, भले ही उस कर के द्वारा क्राइम ही हुए हों, कुछ अच्छे काम कभी ना हुए हों, पर लिखा तो ऐसा ही जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत में है महास्थान का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, बांग्लादेश में ओगरा नाम की जगह पर है। इस पे उस समय के अन्नागार का उल्लेख है, ग्रेनरी अन्नागार। एक अभिलेख है शाहगौरा का अभिलेख, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा। उस पर भी क्या है कि अन्नागार का उल्लेख है, उस समय अकाल आया था उसका भी उल्लेख है। साथ ही साथ जो है ये पहला ऐसा अभिलेख है शाहगौरा का मौर्य काल का जो तांबे पर लिखा गया, कॉपर की प्लेट पर। और ये जो है एक और अभिलेख है जूनागढ़ का, गुजरात में है, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये पता चलता है कि 317 ईसा पूर्व में, युद्ध और विजयों में बता रहा हूं मैं, इसने एक यूनानी व्यक्ति यूथिडेमस को पाकिस्तान के सिंध से भगा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी को 317 ईसा पूर्व में भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया? यूथिडेमस को। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को, सिकंदर का सेनापति था कभी, आज अफगानिस्तान और उसके आसपास के बड़े क्षेत्र का शासक था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर न सिर्फ इसकी बेटी से शादी की, बल्कि दहेज भी लाया, जमीन का बहुत सारा हिस्सा छीनकर। अफगानिस्तान में बहुत सारी जमीन थी, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिली। चंद्रगुप्त मौर्य का बॉर्डर उधर अफगानिस्तान तक पहुंचा। 4 क्षेत्र दहेज में मिला था। आर्कोसिया, वर्तमान में कंधार कहा जाता है, जेड्रोसिया, वर्तमान में मकरान तट, हेरात, वर्तमान में एरिया, पेरीपनी सडोई यानी कि काबुल, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर जी को भेंट स्वरूप 500 हाथी दिए थे, ऐसा इतिहासकार एवी पांडे ने लिखा है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने दक्षिण भारत पर भी विजय हासिल की। ऐसा एक तमिल कवि मामूलनार कहते हैं, बड़े शक्तिशाली शासक थे। इतने शक्तिशाली शासक थे कि इनके बारे में जस्टिन नाम का एक यूरोपियन राइटर था, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह थी, अटैक करके जगह जगह लूटपाट करती थी। और प्लूटार्क नाम का एक यूरोपियन राइटर है, वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की पैदल सेना लेकर पूरे भारत को रौंद करके रख दिया। बड़े शक्तिशाली शासक थे, बड़े ही शक्तिशाली शासक थे। इनकी सेना में कहा जाता है कि चोरगढ़ या प्रतिरोधक, उसके अलावा शस्त्रोपजीवी, उसके बाद आटविक, म्लेच्छ और चोर, ये 5 तरह के लोग इनकी सेना में शामिल थे। बड़े ही शक्तिशाली शासक। अगर मैं इनकी उपलब्धियों की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, पूरे भारत के पहले राष्ट्रीय शासक हैं ये। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, और चाणक्य की वजह से रखा। दरअसल चाणक्य घनानंद से बदला लेना चाहते थे।
चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के छोटी सी सेना लेकर इन्होंने मगध पर हमला किया। मगध का शासक था घनानंद, लेकिन चाणक्य हार गए। कहते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जंगल में भटक रहे थे कि एक बुढ़िया माता झोपड़ी में रहती थी, उन्होंने खिचड़ी बनाकर अपने बेटे को खाने को दी। चाणक्य बगल से जा रहे थे, बेटे ने थाली के बीच में हाथ डालकर खिचड़ी खाना चाहा, हाथ जल गया। बुढ़िया माता ने कहा, बेटा चाणक्य वाली गलती क्यों कर रहे हो, पहले किनारे किनारे से खाओ खिचड़ी, बीच में ठंडा होने दो फिर बीच में खा लेना। चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और चाणक्य ने जा करके फिर भारत में जो किनारे किनारे के राज्य थे पाकिस्तान की तरफ, उन पर जीत हासिल करके अपनी शक्ति बढ़ाई, फिर मगध पर हमला किया और मगध के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बना दिया। और चाणक्य की ही देन थी कि उनको लगा छोटे छोटे भारत के सारे राज्यों को जीतकर यदि एक विशाल भारत में साम्राज्य खड़ा किया जाए तो दुनिया में किसी विदेशी शासक की हिम्मत नहीं कि भारत जीत ले। दूसरा कभी सिकंदर वगैरह जैसा व्यक्ति भारत आने का प्रयास नहीं करेगा। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने पूरे भारत पर विजय हासिल करवा के पहला नेशनल किंग बनवाया था। 5 भागों में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बटा हुआ था। प्राची, इसकी राजधानी समझो, सेंटर हेडक्वार्टर ये पाटलिपुत्र में, उत्तरापथ तक्षशिला में, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, कलिंग की कैपिटल तोसली, अवंत की उज्जैनी, इस तरीके से वर्णन मिलता है। 5 क्षेत्रों में बटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, 5 भागों में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने भाग में बटा था? 5 भाग में। और सुदर्शन झील बनवाई थी सिंचाई के कार्य के लिए गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में सुदर्शन झील का मेंटेनेंस कराया अशोक ने, स्कंदगुप्त ने, ऐसे कई सारे शासक थे जिन्होंने बाद में भी इसका मेंटेनेंस कराया। ये सिंचाई के कार्य के लिए यूज होता था। बहुत बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने एक जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, भद्रबाहु, और इन्हीं के प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अपने अंतिम क्षणों में ये चले गए थे कर्नाटक के एक छोटे से जगह श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी थी बाबा बुदुम की पहाड़ी, और बाबा बुदुम की पहाड़ी पर जैन धर्म की ये मान्यता है कि उस धर्म में जब मरना होता है तो व्यक्ति खाना पीना छोड़ करके तड़प तड़प के मरता है। उसका मानना है इससे पाप कट जाता है, तो दोबारा भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। इसे कहते हैं संलेखना या काया क्लेश पद्धति। संलेखना यानी खुद को कष्ट देना, या काया क्लेश यानी इसका भी मतलब है खुद को कष्ट देना, काया क्लेश पद्धति। और बाबा बुदुम की पहाड़ी पर संलेखना पद्धति से जैन धर्म के नियम से अपना प्राण त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाबा बुदुम की पहाड़ी को ही चंद्रगिरी पहाड़ी नाम दे दिया गया, यहाँ चंद्रगिरी बस्ती बसाई गई। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई। ये पहला ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, भारत के महान व्यक्तित्व, इन्हीं के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं, और सारे महान व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा। आप लोगों के लिए फ्री होगा ये सब, और आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत बेनिफिशियल होगा। आपका बस यह कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो इतना शेयर करें कि भारत के बच्चे बच्चे तक पहुँचे, जो ना सिर्फ एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सके बल्कि भारत के महान व्यक्तित्व से अच्छे से परिचित हो सके। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे जल्द ही दूसरे लेक्चर के साथ। धन्यवाद।